दूसरी चीज, जो भी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है या अपनी तैयारी करनी है, बहुत पहले से तैयारी करनी है। आप ये सोचते हैं कि साहब 2 महीने पढ़ के आप पास हो जाएंगे, पास तो हो जाएंगे आप, लेकिन आप एक ऐसे समय में पैदा हुए हैं जहां रिसोर्सेस तो है, रीच तो है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत हो गया है। 2 करोड़ बच्चा हर साल पैदा होता है, 1 करोड़ 20 लाख बच्चे काम की तलाश में लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो सरकार भी कहां तक आपके लिए इस तरह के संसाधन संजोती रहेगी। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लड़के और लड़कियों, क्योंकि जो अगली सेंचुरी है, जो अगली सदी है, वो भारत की सदी है, एशिया की सदी है। आपने देखा होगा किसी जमाने में यूरोप का वर्चस्व होता था, किसी जमाने में अमेरिका की सदी रही, अमेरिका भी ढलान पे है। अब ये जो सदी है वो हमारी है, और ये सदी आपने लिखनी है, ये आपने लिखनी है। और आप देखिए, आज गांव का एक बच्चा, ग्रामीण अंचल का एक बच्चा, आप देखिए, आप ही के गांव में आप देखिए, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई यूरोप में बैठा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई नासा में। आप देखिए, जब ये चंद्रयान लॉन्च हुआ था तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के कई बच्चे ऐसे थे जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि आज मैं इस बात का कह सकता हूं कि हाँ, मुझे कई भाषाओं का ज्ञान है, कई चीजों का ज्ञान है। और जब मैं पहली बार आगरा आया था, करीब 7-8 साल गांव रह के, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे ABCD भी नहीं आती थी। क्योंकि आपको मालूम है कि गांव की जो बेसिक शिक्षा होती थी वो क्या होती थी। गांव में कोई टीचर होगा, उसने कहा अच्छा कहा बनो है, मठा बनो है, बोला भल्ला एक मठा, और बस आप मठा भरने गए और पूरे दिन चाहे लौट के आओ या ना हो। पंडित जी को 5 कपड़े मिल जाया करते थे जब वो रिजल्ट सुनाने हमारे घर आते थे, और हम बड़े खुश होते थे कि साहब हम तो पास हो ही जाएंगे। वो जमाना नहीं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि मैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में था, इंटरव्यू ले रहा था एक बच्चे का। तो मैंने उससे पूछा, बच्चे से, मैंने कहा तुम्हारी क्या हॉबीज है, क्या तुम्हारी रुचि है। तो वो कहता, साहब मेरी क्या हॉबी हो सकती है, मेरे पिताजी किसान हैं और हम लोग शाम को रिक्शा चलाते हैं, तब जाके घर में चूल्हा जलता है। मेरे साथ एक और अफसर बैठा था, कर्नल, वो भी उसको असेस कर रहा था। मैंने उससे पूछा कौन सी किताबें पढ़ते हो, तो उसने कहा साहब स्कूल की किताबें उपलब्ध नहीं है, किताबें कहां से पढ़ेंगे। उसने और 2-3 सवाल दिए। मैंने उस लड़के को रिकमेंड किया, वो आज मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल है आर्मी में। दूसरा अफसर था, उसने कहा सर आपने कैसे रिकमेंड कर दिया इस बच्चे को, इसने तो जवाब बड़े अटपटे दिए। मैंने कहा आपने उसका पहले फॉर्म पढ़ा जो उसने भरा था, कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है और कितनी सच्चाई है इस लड़के में, जो आपके आंखों में आंखें डाल के कह सकता है कि क्या मेरी कोई हॉबीज हो सकती है। और वो एक बड़ा अच्छा, सक्सेसफुल और बहादुर सेना में अधिकारी बना। कारगिल युद्ध की बात बताता हूं मैं क्योंकि मेरे फादर अक्सर ये कहा करते थे। मैं मथुरा में ही पोस्टेड था उन दिनों, जब मैं भी डॉक्टर साहब को बता रहा था, मैंने कहा कारगिल जाने से पहले मैं मथुरा में था। सुबह बैठा था मैं, पीटी करके आया था, तो एक फोन आया, जो सिपाही था अर्ली, उसने बोला साहब किसी जनरल साहब का टेलीफोन है। मैंने कहा अच्छा। मैं गया, आवाज सुनी तो मेरा पता लगा कि पिताजी का ही फोन है। बोले तुम्हारे लिए बड़ी खुशखबरी है। तो मेरा प्रमोशन भी आने वाला था उन दिनों, तो मैंने कहा शायद प्रमोशन वगैरह की बातचीत होगी। तो उसने कहा नहीं, तुम्हारे अभी ट्रांसफर या कारगिल जाने के आदेश हो गए हैं और अभी साइन हुआ है लेटर। तो मैंने कहा कब जाना है, कहता परसों। मैंने कहा इतनी जल्दी। मेरी दादी यहाँ गांव में रहती थी, तो मैंने कहा 1-2 दिन और नहीं मिलेंगे, दादी से भी मिलके आता हूँ। कहता अपनी मदर को मैं देख लूंगा, तुम मदर इंडिया की तैयारी करो और परसों तक। तो मैंने कहा कोई दूसरा अधिकारी, कहता जो भी अधिकारी अवेलेबल है उसको आप हैंडओवर करिए और चलिए, और श्रीनगर पहुंचिए, वहां से अगले आदेश मिलेंगे। तो एक तो इस तरह की जब आपके अंदर भावना होती है, इस तरह की लगन होती है, खुशी भी हुई, दुख भी हुआ कि अपनी दादी से नहीं मिल पाया। लेकिन जब मैं वहां गया तो आपको एक छोटी चीज बताता हूं कि देखिए, टीम वर्क जो कहते हैं ना, ये एक टीम में काम करने का जो जज्बा है वो कितना जरूरी है। हमने करीब 8 क्योंकि वहां आपको पता होगा कारगिल में जो पाकिस्तानी थे वो बिल्कुल ऊंची हाइट्स में बैठे थे, पहाड़ों पे, हम लोग नीचे पे थे। जब हमने अटैक किया या शुरू किया तो करीब 8-8:30 बजे, क्योंकि लड़ाई रात में ही होती है,
तो जब गए तो बिल्कुल 2-2:30 बजे एक ऑफिसर मेरे पास आया क्रॉल करते हुए कोहनी के बल चल के। उसने कहा सर ज्यादा न तो गोलियां हमारे पास बची है न ग्रेनेड बचे हैं ज्यादा, और 2-2.5-3 घंटे का समय रह गया, फिर उजाला हो जाएगा, क्योंकि कारगिल में ऐसे पेड़ वगैरह नहीं है, वहां केवल पत्थर है। तो उसने कहा 400 मीटर पे दुश्मन है और सुबह होते ही एकदम चुन चुन के हमको मार देंगे, और जो रीइंफोर्समेंट है, जो रसद है, वो कल शाम से पहले आ नहीं सकती, क्योंकि वहां कोई न जंगल है न कुछ है। तो मैंने कहा तुम्हारा क्या रिकमेंडेशन है? वो कहता है सर मरना तो है ही, तो अब जितनों को मार के मर जाओ तो कम से कम कुछ तो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जब ऊपर जाएंगे तो कहेंगे कि यार 2-4-6 को मार के ही मरे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लड़कों को इकट्ठा करो। अब मेरे पास 2-3 विकल्प थे। एक तो ये था कि मैं पीछे वायरलेस से मैसेज करता कि साहब मुझे मदद चाहिए या मेरे को गोला बारूद चाहिए, जो आना नहीं था। दूसरा, हम वहां बैठे रहते रात भर दिन भर और वो चुन चुन के आपको मारते, तो जो फूल आज मुझे आपने दिए वो शायद मेरे फोटो पे चढ़े होते। प्रेरित गर्वित। तो मैंने कहा अच्छा लड़कों को इकट्ठा करो और सुइसाइडल अटैक करेंगे, जो भी होगा वो देखा जाएगा। थोड़ा लड़कों को बताया कि भाई ये प्लान है। उसमें से एक सिपाही था, उसने कहा कि साहब ऐसा करेंगे कि हम अपना जो हर एक अपना पलटन का एक युद्ध घोष होता है, जब लड़ाई में जाते हैं तो आप बड़े जोर से उस युद्ध घोष को करते हैं। जैसे आपने कई बार आपने देखा होगा जो लोग भारी चीजें कोई उठाते हैं तो बोलते हैं जोर लगाओ हैसा। तो ऐसा नहीं है कि हैसा से वो उठ जाएगा, वो एक आपको जोश दिलाने वाली बात होती है। तो उसने कहा साहब हम अपना नारा नहीं बोलेंगे, हम दुश्मन का नारा बोलेंगे जो पलटन हमारे खिलाफ है। और उन्होंने, मैंने कहा यार उससे क्या फायदा होगा? कहता नहीं साहब आप देख लेना। मैंने कहा ठीक है। हम इकट्ठे हुए, हमने जोर से चिल्लाया नाराए तकबीर अल्लाह अकबर। अंधेरा था, पाकिस्तान ने सोचा, उन्होंने भी मदद मांगी थी, उन्होंने सोचा उनकी मदद आ गई, उन्होंने फायरिंग बंद कर दी, गाइड और भेज दिए हमारे को लाने के लिए, बोला आइए जनाब। और जैसे ही हमारे आगे के जो लड़के थे उन्होंने पकड़ा, उनको मारा और उनकी पोस्ट पे कब्जा किया, और सुबह 8-8:30 बजे तक फतेह हो गई। कहने का मतलब ये है स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, स्पीड ऑफ डिसीजन। आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि साहब कोई और आके आपको कोई बताएगा, ठीक है, वो एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा है कि कोई चांद लाकर नहीं देगा, कोई चांद लाकर नहीं देगा, अपने चेहरे को जगमगाया कर। कोई चाचा ताऊ वगैरह कोई काम नहीं आएगा। शास्त्रों में भी कहा ना धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल पर रखिए चारी। इसमें कहीं चाचा ताऊ किसी का नाम नहीं। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन आपने लेने पड़ेंगे। आपको वो लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे कैसे करना है। स्कूल का पूरा फायदा उठाइए। अक्सर बच्चे ये देखते हैं कोई एक्टिविटीज होती है स्कूल में, यही एक्टिविटीज में तो कई इंटरव्यूज में जाता रहता हूं, अक्सर वहां यही सब चीजें पूछी जाती है। यहां आपसे अगर कोई कह रहा है कि सुबह आके असेंबली में न्यूज पढ़िए, तो पढ़िए उसको, वो आपको फायदा देगी। कई बच्चे होते हैं, अरे यार तू बड़ा बन रहा है, तू तो मैडम का वो है चमचा है, तू सर का चमचा है। बोला हाँ यार ठीक है भैया, सुनो सबकी, लेकिन अपना जो लक्ष्य है उसको साध के चलो। सक्सेस और फेलियर दोनों अपोजिट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसने कोई फेलियर ना देखा हो। तो केवल इस बात को देखते हुए कि आप किसी चीज में सफल नहीं होंगे। कई बच्चे मैंने देखा है, अरे नहीं हमसे कहां होगा। मेरे पास एक बच्चा आया अग्निवीर के लिए भर्ती के लिए आया। मैंने जब उसको पढ़ाया, मैंने देखा, मैंने कहा यार तुम एनडीए का इम्तिहान क्यों नहीं देते हो? अरे कि सर मैं कहां पास होऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा देख लो, तुमने ठान तो लिया कि तुम नहीं पास हो गए। उस साल नहीं हुआ, मैंने कहा दोबारा दो, दूसरी साल वो पास हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि उसमें काबिलियत है। तो कई बार हम लोग, जैसे आपने देखा था कि हनुमान जी थे या जो और भी वानर सेना थी, उसमें ऐसे ऐसे लोग थे जिन्हें पता ही नहीं था कि मेरे अंदर कितनी शक्तियां। तो आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं। जब मैं गांव से बेसिक विद्यालय से पढ़ के अगर इतनी बढ़िया अंग्रेजी बोल सकता हूं, इतनी बढ़िया उर्दू बोल सकता हूं, इतनी बढ़िया हिंदी बोल सकता हूं और इतनी बढ़िया ब्रज भाषा बोल सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? रही बात लड़कियों की, दूसरा लड़कों के लिए एक संदेश है। देखिए आज जो लड़कियों और लड़कों का जो परसेंटेज है
वो बिल्कुल बराबरी का हो गया है। 49% लड़कियां हैं और 50% लड़के हैं। तो अगर ये लड़के सोच रहे हैं कि साहब हमें घर बैठे नौकरी मिलेगी और कोई आएगा या कोई आपको बिल्कुल वो जैसे न्योता नहीं आता है, न्योता तो कोई देके जाएगा, तो गलत फहमी के शिकार है। लड़कियां बाजी मार रही हैं सब जगह और आपको थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना पड़ेगा इसके लिए। आज देखिए, आज रिपब्लिक डे परेड हुई थी, सारे कंटिजेंट्स लड़कियां रफाल उड़ा रही थी। मैं यही मथुरा में पोस्टेड था, मेरे पास एक लड़की थी लेफ्टिनेंट नल्ली जैन, वो स्क्वाड लेके गई सिपाहियों का, तो किसी सिपाही ने ये कह दिया, अरे ये लड़की है, ये हमको क्या दौड़ाएगी। वो स्क्वाड लेके गई, 40 मिनट हो गए, आई नहीं। हमने कहा यार कहाँ चले गए, क्योंकि जनरली पीटी वगैरह में सब आ जाते हैं, उसके बाद ही डिस्पर्स होते हैं। तो जब मैंने उससे पूछा बाद में, मैंने कहा इतनी देर कैसे लगी, कहाँ ले गए थे आप इनको। कहते नहीं सर, आते ही उसने खुद रस्से पे चढ़ गई और फिर सबको चढ़ा दिया। जितने जवान थे सबकी घुटने तक जीभ लटक रही थी। तो मैंने कहा क्या हुआ। कहते सर किसी जवान ने ये कहा था ये लड़की है, ये हमको क्या दौड़ाएगी। वो 2 साल रही मेरे पास, किसी जवान ने ये नहीं कहा कि ये क्या दौड़ाएगी। उसे मालूम था कि अगर इसने ठान ली तो फिर वही जुबान बिल्कुल घुटने तक लटक रही होगी दोबारा। तो आपके अंदर वो शक्तियां हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो कुव्वत है। पढ़ाई की शुरू करें। लैंग्वेज कोई बार नहीं है, मैं बता रहा हूं जाके। और सबसे ज्यादा वैकेंसीज अगर अफसर बनने का सबसे आसान तरीका है वो फौज है। पूरे साल में 2000 तक की वैकेंसीज आती है डिफरेंट एंट्रीज से। 11 साल में, डॉक्टर साहब ने बताया 20 साल 8 महीने में मैं ऑफिसर था। कोई चिंता उसके करने की जरूरत नहीं थी कि आपने क्या करना है। आज मेरी इतनी उम्र हो गई है, अभी भी 1 मिनट टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे फादर, मैं उनको अक्सर यह कहा करता था, वो इतने सिंपल उसके थे, जनरल साहब थे। फौजियों को बड़ा शौक होता है बड़ी बड़ी नेम प्लेट और पीतल से चमकती रहे। तो मैं उनसे पूछता था आपने नेम प्लेट नहीं लगाई घर पे। तो उसने कहा लगा देंगे यार। फिर मैं आया छुट्टी, मैंने कहा फिर नहीं लगाई आपने। कहते नहीं लगा दूंगा, अगली बार आऊंगा। अगली बार फिर आया मैं, उसने कहा मैंने लगानी नहीं है। तो मैंने कहा क्यों। कहते जनरल का हिंदी में मतलब क्या होता है। उसने कहा, मैंने कहा सामान्य। तो कहता रिटायरमेंट के बाद में क्या हो गया। मैंने कहा सामान्य। तो कहते सामान्य ही रहना। और मैं अक्सर उनसे कहता था कि आप बैठा करो, आराम किया करो, क्योंकि अब जो मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं, तो वो कहते थे कि यार जिस दिन मैं बैठ गया उस दिन बैठ ही जाऊंगा मैं। तो इसलिए इस बॉडी का कुछ नहीं बिगड़ता, इसको जितना आप तपाओगे उतना आप आगे जाओगे। और आज जितने यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, हम भी कई वर्षों पहले आपकी तरह बैठे थे, बल्कि आपसे कम होशियार थे। आपके तो इतने नंबर आते हैं, हमारे तो हाई स्कूल से लेकर अगर बीए तक मिला दें तो इतने नंबर नहीं आते। तो मेहनत करिए, स्कूल का पूरा फायदा उठाइए, जो टीचर्स हैं उनसे जुड़े रहिए, जो आपके पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे जुड़े रहिए। और आपको कभी भी कोई इस तरह की मदद की जरूरत पड़े तो आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं। कोई भी गाइडेंस चाहिए किसी भी किस्म की, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। मैं अपना नंबर डॉक्टर साहब के पास छोड़े जाता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोग भी थके हुए हैं, आपको जाना होगा। और इन्हीं सब चीजों से ध्यान में रखते हुए आप नेशनल डिफेंस अकेडमी में, कई बच्चों का होता नहीं साहब हमारे पास तो मैथमेटिक्स नहीं है, हम नहीं पास कर सकते। आर्ट्स के बच्चे पास करते, 208 वैकेंसीज है, साल में 2 बार निकलती है, 400 400 800 वैकेंसीज है। अभी तो पीसीएस का रिजल्ट कल परसों निकला है, तो बड़े खुश हो रहे हैं साहब हमने 8 महीने में रिजल्ट निकाल दिया। सेना में आप जाइए, बिल्कुल कोई पार्शलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। अभी इंटरव्यू हुआ, 5 दिन का इंटरव्यू होता है। अभी जैसे मैं आपसे आधे घंटे बात कर रहा हूं, आपको लगेगा अरे यार ये ऐसा तो बंदा ही कोई नहीं है। जिस दिन 5 दिन आपके घर में आके रहूंगा उस दिन कहोगे अरे अरे यार इससे बड़ा निकम्मा आदमी कोई नहीं। इसे ना रहने का तरीका है, ना अखबार पढ़ने का तरीका है, ना खाने का तरीका है। कपड़े ऐसे ही करता है, वॉशरूम ऐसे ही छोड़ के आ जाता है गीला करके।